गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने इस वीडियो में टेंस के सारे लेक्चर्स को इकट्ठा कर दिया। व्हाट इज ए टेंस? टेंस ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड टेम्पस विच मीन्स टाइम। यहाँ देखिए स्क्रीन पर मैंने टेंस लिखा है, इसको बोल्ड कर रखा है। टेंस शब्द लैटिन भाषा के शब्द टेम्पस से लिया गया है और जिसका अर्थ होता है टाइम। ये मैंने तीनों वर्ड टेंस, टाइम और टेम्पस बोल्ड अक्षरों में लिखे हुए हैं। टेंस इंडिकेट्स द टाइम ऑफ एन एक्शन। टेंस समय की क्रिया को दर्शाता है। देयर आर 3 डिविजन्स ऑफ टाइम्स। टेंस के 3 भाग हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस, यानी वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। इस तरह से हम पूरे टाइम पीरियड को 3 कालों में विभाजित। ईच टेंस हैज 4 फॉर्म्स। हर टेंस की 4 भाग होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस का पहला टेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी इसे कहते हैं। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या इसका दूसरा नाम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी होता है। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह से सिमिलरली पास्ट टेंस के भी 4 भाग होते हैं। पहला पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस, चौथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह फ्यूचर टेंस के भी 4 भाग होते हैं। पहला फ्यूचर सिंपल टेंस, दूसरा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस और चौथा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब आप सबसे पहले हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को देखेंगे विस्तार से, इसे समझिए। यहाँ मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ फॉर्मेशन, बनावट। इस टेंस की बनावट कैसी है देखिए। एस स्टैंड फॉर सब्जेक्ट, वी स्टैंड फॉर वर्ब, ओ स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट। पहला ए में आप देखेंगे एस प्लस की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। ये अफर्मेटिव सेंटेंस या अजर्टिव सेंटेंस में फॉर्मेशन होती है। इसी का दूसरा रूप सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस या ई एस वर्ब के साथ जुड़ जाते हैं और ऑब्जेक्ट। ये अफर्मेटिव और अजर्टिव सेंटेंस में ये फॉर्मेशन लगती है, परंतु कब लगती है? जब सब्जेक्ट ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन हो तब। और एस जमा में फर्स्ट फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये फॉर्म लगती है जब सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन हो। दूसरा फॉर्मेशन में सब्जेक्ट प्लस में डू या डज, प्लस में नोट, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट। ये नेगेटिव सेंटेंस में इस रूप को प्रयोग किया जाता है। डू हमेशा आई, वी, यू, दे के साथ प्रयोग होता है, दे और प्लूरल के साथ। डज हमेशा ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होता है। इसी तरह तीसरा फॉर्मेशन होता है, वो होती है इंटरोगेटिव सेंटेंस की। डू डज सब्जेक्ट से पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन लगता है। ये फॉर्मेशन आती है इंटरोगेटिव सेंटेंस में। डू हमेशा आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है। डज हमेशा ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ प्रयोग होता है। और लास्ट में जो चौथी फॉर्मेशन होती है वो होती है इंटरोगेटिव प्लस में नेगेटिव सेंटेंस की। डू डज सब्जेक्ट से पहले आएगा, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन आएगा। ये फॉर्मेशन उन सेंटेंसों में लगती है जो नेगेटिव भी होते हैं और इंटरोगेटिव भी होते हैं। यहाँ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि डोंट डू नॉट का शॉर्ट रूप है, डजंट डज नॉट का शॉर्ट रूप है। व्हेन सब्जेक्ट्स आर आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन, देन वी यूज्ड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
और इंटरोगेटिव सेंटेंस में डू प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटरोगेशन लगता है। जब सब्जेक्ट ही सी इट और सिंगुलर नाउन हो तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगता है, जुड़ जाता है। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में डज पहले आता है, फिर सब्जेक्ट लगता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, फिर ऑब्जेक्ट लगता है और फिर साइन ऑफ इंटरोगेशन। इसी तरह जब सेंटेंस नेगेटिव और इंटरोगेटिव हो तो डज पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटरोगेशन लगता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने 3 सेंटेंस रख रहा हूँ, आप अपनी स्क्रीन पे इस पे देखेंगे। आई लर्न माई लेसन, आई सब्जेक्ट था इसलिए वर्ब की पहली फॉर्म लर्न आई। सी सिंग्स ए सॉन्ग, सब्जेक्ट सी है इसलिए वर्ब सिंग के साथ एस लगा। इसी तरह यू फ्लाई काइट्स, यू सब्जेक्ट है तो वर्ब की पहली फॉर्म फ्लाई आई। उन वर्ब के साथ, खास तौर से उन वर्ब के साथ एस या ई एस लगता है जिनके अंत में ओ हो, एस हो, डबल एस हो, सी एच हो, एक्स हो, एस एच हो। इनके अंत में एस या ई एस जुड़ता है। फॉर एग्जाम्पल गो गोज, मिस मिसिज, पुश पुशिज, रीच रिचिज, फिक्स फिक्सिज, किस किसिज और कैरी कैरीज। अब हम देखते हैं यूजेज ऑफ दिस टेंस। इस टेंस का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। पहला है टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन, उन कार्यों में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्रयोग होता है जो आदतन किए जाते हैं या डेली रूटीन के नियमित रूटीन से किए जाते हैं या रीति रिवाजों में निभाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के रूप में आप देखिए, मैं यहाँ आपके सामने 4 सेंटेंस दे रहा हूँ। आई गो आउट फॉर ए वॉक डेली। अब ये डेली दर्शाता है कि रूटीन वर्क है, ये डेली रूटीन का कार्य है, मैं प्रतिदिन व्यायाम को जाता हूँ। दूसरा सेंटेंस, माई फादर ऑलवेज रीचेज ऑफिस इन टाइम, मेरे पिताजी हमेशा समय पर कार्यालय पहुँचते हैं। अब ये रीचेज क्यों आया, क्योंकि सब्जेक्ट माई फादर था जो सिंगुलर है, इसलिए रीचेज REACH ES इसके साथ जुड़ गया। पहले सेंटेंस में आई गो आउट, आई सब्जेक्ट था इसलिए गो आया, उसके साथ कभी एस नहीं लगता जब सब्जेक्ट आई हो। तीसरा सेंटेंस, ही टेक्स एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग डेली, ये भी रूटीन का कार्य है जो हम करते हैं, इसलिए यहाँ टेक के साथ टेक्स आया। और चौथा जो कस्टम को दर्शाता, द मुस्लिम्स बरी देयर डेड, ये मुसलमानों की परंपरा है कि वो अपने मृत शरीर को दफनाते हैं। जैसे हिंदू जलाते हैं उसी तरह मुस्लिम अपने डेड बॉडी को दफनाते हैं। सेकंड प्रयोग है टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ, ऐसे सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्रयोग होता है जिनमें सार्वभौमिक सच्चाई प्रदर्शित की जाती है। फॉर एग्जाम्पल आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, आइस बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलनी शुरू हो जाती है, ये सच्चाई है। इसको सारा यूनिवर्स, सारा ब्रह्मांड, सारा समस्त जगत इस बात को मानता है। दूसरा सेंटेंस, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, पानी है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर उबलना शुरू हो जाता है, उबल जाता है, ये भी सच्चाई वाला सेंटेंस। और आइस वाटर ये सिंगुलर वर्ड्स है, इसलिए आइस के साथ मेल्ट्स और वाटर के साथ बॉइल्स आया। तीसरा सेंटेंस देखिए, वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाता। इस सेंटेंस में फ्रीजेज आया क्योंकि वाटर सिंगुलर वर्ड है, वाटर जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, इसलिए फ्रीजेज आया और ये सच्चाई वाला वाक्य है। चौथा सेंटेंस देखिए आप, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ये सच्चाई वाली बात, इसको पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड मानता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। द अर्थ मूव्स, अर्थ सिंगुलर वर्ड है और सब्जेक्ट है, इसलिए मूव्स आया। तीसरा प्रयोग देखिए, टू एक्सप्रेस प्लान्ड फ्यूचर एक्शन,
ऐसा कार्य जो नज़दीक भविष्य के लिए योजनाबद्ध किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, द शिप सेल्स फॉर इंग्लैंड नेक्स्ट वीक। अब नेक्स्ट वीक ये दर्शाता है कि वो जहाज इंग्लैंड को अगले सप्ताह रवाना होगा, जो प्लान्ड फ्यूचर एक्शन को दर्शाता है। लेकिन इस सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के द्वारा दर्शाते हैं। द शिप सेल्स, शिप सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए सेल्स आया। सेल्स मतलब चलना, नाव चलना। जहाज अगले सप्ताह इंग्लैंड को जाएगा। सेंटेंस की बनावट से आप देखोगे, इसकी हिंदी अनुवाद से देखोगे तो उसको जाएगा फ्यूचर एक्शन को दर्शा रहा है, लेकिन टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रयोग हो रहा है। दूसरे सेंटेंस में देखिए, दूसरे सेंटेंस के अनुसार आप पाएंगे आई लीव फॉर कैलकाटा टुमारो। टुमारो वर्ड्स फ्यूचर एक्शन को दर्शाता है। मैं कल कलकत्ता के लिए रवाना होऊंगा, ये फ्यूचर टेंस को दिखा रहा है। परंतु यहाँ पर जो वर्ब प्रयोग हुई है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की प्रयोग हुई है। आई लीव पहली फॉर्म है। इस सेंटेंस में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब प्रयोग करते हैं। तीसरा सेंटेंस, आवर एग्जामिनेशन बिगिंस फ्रॉम 7 मई। हमारे परीक्षाएं 7 मई से प्रारंभ होंगी, फ्यूचर टेंस को दर्शा रहा है। परंतु इसमें हम प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कर रहे हैं। आवर एग्जामिनेशन बिगिंस ऐसा लगा है, एग्जामिनेशन सिंगुलर वर्ड है इसलिए बिगिंस आया। फोर्थ, चौथा आप देखिए, इफ एंड व्हेन क्लॉज ये आ जाए तो भी वहां प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू रन फास्ट, यदि तुम तेज दौड़ोगे, यू विल कैच द ट्रेन, तुम ट्रेन को पकड़ लोगे। यहाँ देखिए इफ क्लॉज शुरू हो रहा है, यू रन, यू सब्जेक्ट था, रन आया पहली फॉर्म, वर्ब की पहली फॉर्म आई। यू विल कैच द ट्रेन, आगे फ्यूचर टेंस है, एक तरफ प्रेजेंट टेंस है। इफ वाले क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा तो दूसरे क्लास में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आएगा। दूसरा देखिए, व्हेन यू रीच देयर सेंड मी मैसेज, जब तुम वहां पहुंचो। अब व्हेन प्रयोग हो रहा है, जब तुम वहां पहुंचो तो व्हेन वाले क्लोज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग, और दूसरे में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्रयोग है। सेंड पहली फॉर्म है, सेंड मी ए लेसन, तो मुझे मैसेज भेजना। पांचवा देखिए, टू एक्सप्रेस इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं पहले ये समझ लीजिए। इंपेरेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जो सीधे वर्ब से शुरू होते हैं और उनमें सब्जेक्ट यू होता है जो अंडरस्टूड होता है परंतु लिखा नहीं जाता। पहला सेंटेंस देखिए आप, ओबे योर टीचर्स। अब ओबे से पहले मतलब है यू सब्जेक्ट है जो हमें अपने आप अंडरस्टूड है, हमें समझना पड़ेगा। यू ओबे योर पेरेंट्स योर टीचर्स, इसका ये अर्थ है तुम्हें अपने माता पिता की या अपने टीचर्स का आज्ञा का पालन करना चाहिए। ऐसे सेंटेंस में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। ओबे फर्स्ट फॉर्म है। दूसरा सेंटेंस देखिए, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, यहाँ भी स्पीक द ट्रूथ ये इंपेरेटिव सेंटेंस है और स्पीक फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। नंबर 6, सच एडवर्ब्स, ऐसी क्रिया विशेषण या क्रिया विशेषण वाक्यांश जिनमें हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही लगता है, और वो मैंने रेड वर्ड्स में यहाँ मेंशन की हैं, आप देखेंगे। और वो वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, वो वर्ड जहाँ भी कहीं आपको सेंटेंस में दिखाई दे वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्रयोग होगा, ये आप निश्चित कर लें। और वो वर्ड हैं ऑलवेज सदा, फ्रीक्वेंटली लगातार, डेली नियमित रोज, जर्नली अक्सर, ओफन प्राय, समटाइम्स कई बार, यूजुअली। ये वर्ड जहाँ मिल जाए वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। 7th, कुछ वर्ड्स और हैं जिनके साथ भी हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही लगता है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगेगा। वो वर्ड हैं एवरी डे, एवरी वीक प्रत्येक दिन, प्रत्येक सप्ताह, एवरी नाउ एंड देन प्रत्येक अब और तब, एवरी मंथ प्रत्येक महीने, वंस ए वीक सप्ताह में एक बार, थ्राइस ए वीक सप्ताह में 3 बार। ये वर्ड जहाँ मिल जाएं वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगेगा। ये आप डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट आई वी यू दे
और प्लूरल होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। सब्जेक्ट ही सी इट और सिंगुलर नाउन होगा तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस लगेगा, जुड़ेगा। और नंबर 8 लास्ट है, कुछ वर्ब हैं जिनके साथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही लगता है, और वो वर्ब हैं सी देखना, लव प्यार करना, नो जानना, बिलीव विश्वास करना। 4 वर्ब्स हैं जिनके साथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही प्रयोग होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे ही लव्स मी, और दूसरा सेंटेंस ही इज लविंग मी। ये जो ही इज लविंग मी है ये रॉन्ग सेंटेंस है। ही लव्स मी वह मुझे प्यार करता है, वह ही इज लविंग मी वह मुझे प्यार कर रहा है, ये नहीं होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव टेंस, इसकी फॉर्मेशन में आप देखेंगे कि सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी और प्लस में ऑब्जेक्टिव, ये फॉर्मेशन होती है असर्टिव सेंटेंस में, साधारण वाक्य। नंबर 2 नेगेटिव सेंटेंस होता है, उसमें सब्जेक्ट प्लस में इज, एम, आर प्लस में नोट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी और ऑब्जेक्ट लगता है। तीसरे रूप में आप देखेंगे कि जो हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर, वो सब्जेक्ट से पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी और फिर प्लस में ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटरोगेशन लगता है। चौथे जो फॉर्मेशन है वो है इंटेरोगेटिव और नेगेटिव। इसमें हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर सब्जेक्ट से पहले लगता है, फिर सब्जेक्ट लगता है, फिर नोट लगता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, फिर आईएनजी जुड़ता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। ये फॉर्मेशन होती है इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस में। इसके साथ आप देखेंगे कि इज नॉट, ये इजंट शॉर्ट फॉर्म है इज नॉट की, आरंट शॉर्ट फॉर्म है आर नोट की और एमन शॉर्ट फॉर्म है एम नोट की। अब आप इनको एग्जाम्पल से समझ लीजिए। पहला सेंटेंस मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, ही इज लिसनिंग ए स्टोरी। यहाँ ये साधारण वाक्य है, असर्टिव सेंटेंस है। ही इसमें सब्जेक्ट है, इज इसमें हेल्पिंग वर्ब है, लिसन फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ आईएनजी लगा हुआ है और ए स्टोरी इसमें ऑब्जेक्ट है। ये फॉर्मेशन हमने असर्टिव सेंटेंस में आपको बताई थी। दूसरे सेंटेंस में आप देखिए आई एम टेकिंग टी, ये भी असर्टिव फॉर्मेशन का ही उदाहरण है। आई इसमें सब्जेक्ट है, एम हेल्पिंग वर्ब है, टेक फर्स्ट फॉर्म है और आईएनजी उसके साथ लगा हुआ है, टी ऑब्जेक्ट है। ये दोनों सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस के एग्जाम्पल है। इसमें फॉर्मेशन होती है सब्जेक्ट जमा में हेल्पिंग वर्ब, जमा में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जमा में आईएनजी, जमा में ऑब्जेक्ट। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, बॉयज आर नोट लर्निंग देयर लेसन। इस सेंटेंस में नोट का प्रयोग हुआ है इसलिए सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस। बॉयज सब्जेक्ट, आर नोट हेल्पिंग वर्ब प्लस में नेगेटिव सेंटेंस, लर्न पहली फॉर्म प्लस में आईएनजी, देयर लेसन ऑब्जेक्ट। इसी तरह इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आप देखेंगे इज सीता वाचिंग टीवी साइन ऑफ इंटरोगेशन। ये सेंटेंस पर्सनवाचक सेंटेंस है। इसी तरह एक और एग्जांपल देखिए, आर गर्ल्स नॉट डूइंग देयर होमवर्क। ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव प्लस में नेगेटिव दोनों फॉर्मेशन में है। आर पहले लगा सब्जेक्ट से इसलिए इंटेरोगेटिव बन गया। नो गर्ल्स के पास नोट लगा हुआ है तो साथ में इंटेरोगेटिव और नेगेटिव भी सेंटेंस है ये। अब देखिए जो सब्जेक्ट यू, वी, दे हैं उनके साथ आर का प्रयोग होता है। सब्जेक्ट आई के साथ एम हेल्पिंग वर्ब लगती है और सब्जेक्ट ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन यदि कोई हो तो उसके साथ इज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल से भी इसको समझ लीजिए, सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, असर्टिव सेंटेंस है ये, साधारण वाक्य है। सी के साथ इज लगता है, सिंगिंग ए सॉन्ग। इसी तरह बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, ये भी असर्टिव सेंटेंस है। बर्ड्स प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ है। इसी तरह एक और सेंटेंस देखिए, आई एम राइटिंग ए स्टोरी। ये भी सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है। आई के साथ एम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ है। अब इनसे अलावा आप नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन देखिए, सी इज नॉट वीपिंग। सी सब्जेक्ट है, इसके साथ इज हेल्पिंग वर्ब लगी है और प्लस में ये नेगेटिव सेंटेंस है, नोट का प्रयोग हुआ है। नेगेटिव सेंटेंस के एक और एग्जाम्पल देखिए, आई एम नॉट डूइंग माई होमवर्क। इसमें भी एम हेल्पिंग वर्ब और नोट नेगेटिव सेंटेंस है। एक और नेगेटिव सेंटेंस देखिए आप, फार्मर्स आर नॉट प्लोइंग देयर फील्ड्स। किसान अपने खेतों की जुताई नहीं कर रहे हैं, ये भी नेगेटिव है
क्योंकि फार्मर्स प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ है, प्लस में नोट लगा हुआ है क्योंकि ये वाक्य नकारात्मक है। और एक एग्जाम्पल आप इंटरोगेटिव सेंटेंस का देखिए, एम आई टेलिंग ए लाई, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ। एम हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लगा है इसलिए ये सेंटेंस इंटरोगेटिव हो गया। अब इस टेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है इसको समझिए। पहला है टू एक्सप्रेस एन एक्शन इन प्रोग्रेस और कंटिन्यूटी। ऐसे कार्य को अभिव्यक्त करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है जिसमें कार्य प्रोग्रेस में, गति में होता है और लगातार कार्य हो रहा है। एग्जाम्पल के रूप में आप समझिए, डक्स आर स्विमिंग इन द पॉन्ड। डक्स होती बतखें, बतखें पानी में तैर रही हैं। ये उनका जो एक्शन है वो कंटिन्यू है, चल रहा है, तैर रही लगातार। एक बार दूसरा सेंटेंस देखिए, गर्ल्स आर नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। लड़कियां गीत नहीं गा रही। इसमें भी जो कार्य है वो कंटिन्यूटी में। दूसरा है एक्शन इज इन प्रोग्रेस बट नॉट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। कार्य गति में तो है, कार्य हो रहा है, परंतु बोलते समय वो कार्य नहीं हो रहा। जैसे आई एम राइटिंग ए बुक ऑन इंग्लिश। इस वाक्य से आप समझेंगे कि ये कार्य किया जा रहा है, ये कार्य प्रोग्रेस में है, परंतु इस समय ये कार्य नहीं किया जा रहा। एक्चुअल में ये कार्य अब नहीं हो रहा, परंतु वैसे ये कार्य कंटिन्यूटी में लगातार चल रहा है। इसी तरह दूसरा एग्जांपल देखिए, इंडिया इज इम्पोर्टिंग क्रूड ऑयल टू द मिडिल ईस्ट। इसमें भी भारत मध्य पूर्व के देशों से कच्चा तेल आयात करता है। जो कार्य चल रहा है परंतु इस समय शायद वो कार्य नहीं हो रहा हो। तीसरा है टू एक्सप्रेस प्लान फॉर द नियर फ्यूचर। ऐसे कार्य को अभिव्यक्त करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं जो नजदीक भविष्य में होने जा रहा है। उदाहरण के रूप में आई एम गोइंग टू आगरा टुमारो। अब इस वाक्य को आप देखेंगे तो इससे हमें लगता है कि ये वाक्य भविष्य काल को दर्शा रहा है। आई एम गोइंग टू आगरा टुमारो, मैं कल आगरा जाऊंगा। इसका अगर आप अनुवाद देखें तो उसमें निकलता है कि मैं कल आगरा जाऊंगा, परंतु एक्चुअल में आई एम गोइंग टू आगरा टुमारो, मैं कल आगरा जा रहा हूं। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के द्वारा दर्शाया जा रहा है। दूसरा एग्जांपल देखिए, सी इज इनवाइटिंग यू टू द फीस्ट। फीस्ट होती है दावत। अब ये योजना है भविष्य की। ऐसा एक योजना की जा रही है कि वह आपको एक दावत के लिए आमंत्रित करेगी। सी इज इनवाइटिंग यू टू द फीस्ट, वह कर रही है। अब यहाँ इस वाक्य को भविष्य काल का कार्य है, परंतु प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के द्वारा संपूर्ण किया जा रहा है। और चौथा है टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज बिकम ए हैबिट फॉर डूइंग इट ओवर एंड ओवर अगेन। ऐसा कार्य जो बार बार किया जा रहा है, एक आदत के रूप में बार बार किया जा रहा है, ऐसे कार्य को दर्शाने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में, मोनू इज ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चंस। मोनू हमेशा प्रश्न पूछता है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के द्वारा इसको दर्शाया जाता है। यू आर ऑलवेज रनिंग मी डाउन, तो मुझे अक्सर नीचे गिरा रहे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की फॉर्मेशन बनावट को आप देखें तो इसमें 4 तरह के सेंटेंस होते हैं। पहला सेंटेंस होता है असर्टिव, जिसको हिंदी में साधारण वाक्य कहा जाता है। दूसरा सेंटेंस होता है नेगेटिव, जिसको हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहा जाता है। तीसरा वाक्य होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। और चौथे प्रकार की बनावट है वो है इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों तरह के सेंटेंस को मिलाकर, यानी नकारात्मक भी और प्रश्नवाचक भी। अब हम सबसे पहले इसकी फॉर्मेशन को, फर्स्ट फॉर्मेशन है इसकी कि सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज और हैव में से कोई एक अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अभी तक आपने फर्स्ट लेक्चर में और सेकंड लेक्चर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखा था। इस टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, प्लस में ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मेशन होती है, ये बनावट होती है साधारण वाक्य में। जब वाक्य नेगेटिव हो तो उसमें सब्जेक्ट हैज हैव प्लस में नोट और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट आता है। ये वाक्य होता है नकारात्मक। तीसरी फॉर्मेशन होती है, तीसरी बनावट होती है इंटरोगेटिव वाक्य की। उसमें हैज और हैव जो हेल्पिंग वर्ब है सब्जेक्ट से पहले लगता है, फिर सब्जेक्ट लगता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, फिर ऑब्जेक्ट लगता है और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन लगता है। इस तरह के वाक्य को हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और जो चौथे टाइप की जो फॉर्मेशन है वो होती है इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों को मिलाकर। इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज हैव पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नोट आएगा और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म
और फिर वो ऑब्जेक्ट लगता है। सब्जेक्ट आई, वी, यू और दे और प्लूरल नाउन के साथ हैव का प्रयोग होता है। सब्जेक्ट ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हैज का प्रयोग होता है। हैज नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है हैजंट और हैव नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है हैवंट। आप इन चारों प्रकार की बनावट के 4 उदाहरण देख लीजिए। पहला सेंटेंस है आई हैव जस्ट रिसीव्ड द लेटर, ये अजर्टिव सेंटेंस हो गया, साधारण वाक्य है। दूसरा वी हैव वन द मैच, ये भी साधारण वाक्य है। यहाँ पहले में आई के साथ हैव प्रयोग हुआ क्योंकि सब्जेक्ट आई था, मैंने बताया था सब्जेक्ट जब सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और कोई प्लूरल नाउन हो तो हैव लगता है। तीसरे सेंटेंस में देखिए शी हैज नॉट डन हर होमवर्क, ये नेगेटिव सेंटेंस है। शी सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ हैज हेल्पिंग वर्ब आई है। शी हैज नॉट डन हर होमवर्क। चौथा सेंटेंस देखिए हैव दे क्रॉस द रिवर, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हुआ। अब दे सब्जेक्ट है उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव लगता है, क्रॉस द रिवर ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इस टेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है वो अनुप्रयोग इसका देखिए। पहला है टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट रिसेंटली कंप्लीटेड, ऐसा कार्य जो अभी अभी पूरा हुआ हो, कंप्लीट हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल वी हैव वन द मैच, अभी अभी हमने मैच जीता है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए आई हैव जस्ट टेकन माई मील, मैंने अभी अभी अपना भोजन लिया है। तीसरा एग्जाम्पल देखिए शी हैज जस्ट फिनिश्ड हर वर्क, उसने अभी अभी अपना काम समाप्त किया है। दूसरा प्रयोग है टू डिस्क्राइब एन एक्शन द टाइम इज नॉट गिवन, ऐसे एक्शन को जिसमें समय नहीं दर्शा रखा हो, ऐसे कार्य को जिसमें समय नहीं दर्शाया गया उसको अभिव्यक्त करने के लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल पहला सेंटेंस देखिए द ट्रेन हैज स्टीम्ड इन, स्टीम्ड इन होता है स्टार्ट होना। दूसरा सेंटेंस दे हैव लेफ्ट फॉर इंग्लैंड, अब इसमें कोई समय नहीं दे रखा है। आई हैव सीन ए स्नेक इन द गार्डन, मैंने बाग में एक सांप देखा। अब ये तीनों सेंटेंस ऐसे सेंटेंस हैं जिनमें समय नहीं दर्शा रखा लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के द्वारा बनाए जाते हैं। और एग्जांपल देखिए आप आई हैव सीन दिस पिक्चर सेवरल टाइम्स, इसमें देखिए मैंने ये पिक्चर कई बार देखी। अगला सेंटेंस यू हैव फेल्ड इन द सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन। और एक एग्जाम्पल हैव यू बीन टू कश्मीर, ये एग्जाम्पल ये दर्शाते हैं कि ऐसा कार्य जिसमें समय नहीं दर्शा रखा लेकिन वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के द्वारा अभिव्यक्त हो रहे हैं। और तीसरा जो प्रयोग है वो है टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट बिगिन इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूअस, ऐसा कार्य जो भूतकाल में शुरू हुआ था और अब भी चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल ही हैज वर्क इन दिस स्कूल फॉर 5 years, वह पिछले 5 साल से, अब समय कार्य शुरू हुआ वो पीछे भूतकाल में शुरू हुआ, पिछले 5 साल से स्कूल में कार्य कर रहा है और इज स्टिल वर्किंग, और अब भी कार्य कर रहा है। तो ये ऐसा कार्य है जो भूतकाल में शुरू हुआ और अब तक चल रहा है। ऐसे सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रयोग होता है। और एक एग्जांपल, एक और सेंटेंस देखिए आई हैव नॉट सीन हिम सिंस मंडे लास्ट, ये सेंटेंस दर्शाता है मैंने पिछले मंडे से नहीं देखा। ये कार्य देखने का भूतकाल में शुरू हुआ और अब भी चल रहा है। इसमें आप एक नोट देखेंगे इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एडवर्ब ऑफ टाइम इज नॉट यूज्ड। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लास्ट मंथ, लास्ट नाइट, लास्ट डे ये कभी नहीं शो होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको दर्शाऊं फादर हैज रिटर्न फ्रॉम बॉम्बे यस्टरडे, अब ये सेंटेंस गलत है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें यस्टरडे है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं हो सकता, ये रॉन्ग है। सही ये है फादर हैज रिटर्न फ्रॉम बॉम्बे, ये सेंटेंस सही है, यानी इसमें यस्टरडे ये एडवर्ब ऑफ टाइम है वो कभी प्रयोग नहीं होता। अब अंतिम अनुप्रयोग है इसका, वो देखिए कुछ वर्ड्स हैं वो कहीं आपको दिखाई दे सेंटेंस में, तो मान लीजिए वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा। जैसे यट है, एज यट है, ऑलरेडी है, जस्ट है, जस्ट नाउ है, सो फार है, सिंस है, एवर है, नेवर है, हाउ लॉन्ग है, एट लास्ट है, रिसेंटली है, लेटली है, स्टिल है, वंस, ओवर द लास्ट, फॉर लॉन्ग टाइम, दिस मॉर्निंग, दिस वीक, दिस मंथ, अप टू, नाउ, टाइम्स, जैसे ट्वाइस, 3, 6, ये जो टाइम को दिखाने वाले इन शब्दों को देखकर आपको ये समझ लेना है कि इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रयोग होगा, यानी हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। एग्जाम्पल देख लीजिए राम हैज
ऑलरेडी स्टडीड लेसन। अब इसमें ऑलरेडी आ रहा है और ऑलरेडी हमने ऊपर इन शब्दों में दर्शाया है, तो ऑलरेडी से पता लग रहा है कि इसमें हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। दूसरा एग्जांपल, आई हैव जस्ट मेट मोहन। अब इसमें जस्ट शब्द आ गया तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगेगा। आई के साथ हैव लगता है, आई हैव जस्ट मेट, मीट की थर्ड फॉर्म। तीसरा एग्जांपल देखिए, हैव यू एवर सीन ए टाइगर। अब इसमें एवर शब्द के आने से ये समझ लेना चाहिए कि इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। हैज हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब इसमें यू है, यू के साथ हैव लगता है। फोर्थ एग्जांपल देखिए, हैज ही फाउंड ए न्यू जॉब यट। अब यट वर्ड आने से इसमें हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। और लास्ट एग्जांपल देखिए, इट हैजंट रेन्ड लेटली। लेटली आ गया तो हमने यहाँ शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग किया है, ये नेगेटिव वाक्य है। इट हैजंट, हैजंट का मतलब है हैज नोट, और इट के साथ हैज आता है। ये हमने पहले बताया था कि जब सब्जेक्ट ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन हो तो हैज लगता है, जब सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन हो तो हैव लगता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जो दो टेंसों के मेल से बना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी है इसमें और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस भी है। इसकी फॉर्मेशन को आप देखेंगे तो 4 तरह के वाक्य होते हैं। एक वाक्य होता है साधारण वाक्य, एक वाक्य होता है नकारात्मक वाक्य, एक वाक्य होता है प्रश्नवाचक वाक्य, एक वाक्य होता है प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों मिलाकर। इंग्लिश में साधारण वाक्य को अजर्टिव कहते हैं, नकारात्मक वाक्य को नेगेटिव कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य को इंटरोगेट सेंटेंस कहते हैं, और चौथे वाक्य जो 2 टाइप के वाक्यों से मिलकर बनता है, प्रश्नवाचक वाक्य जमा में नकारात्मक वाक्य, इसको हम कहते हैं इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। अब हम इसकी बनावट को देखेंगे, फॉर्मेशन को देखेंगे। पहला साधारण वाक्य में इस टेंस की फॉर्मेशन क्या होती है, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज, हैव जो हेल्पिंग वर्ब है वो आएंगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार। अब सब्जेक्ट पिछले अध्याय में हमने बताया था कि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन हो तो उनके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज लगती है, और अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन हो तो उनके साथ हैज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो पहले फॉर्मेशन में हम देखेंगे, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज, हैव में से कोई एक लगेगा, फिर बीन लगेगी, फिर वर्ब की पहली फॉर्म, फिर उसके साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मेशन होती है अजर्टिव सेंटेंस में। दूसरी टाइप की दूसरी बनावट, दूसरी फॉर्मेशन, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज, हैव में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, फिर नोट लगेगा, फिर बीन। अब ये देखना है यहाँ पर कि जो बीन है उससे पहले नोट लगेगा। अक्सर मैं देखता हूँ बहुत सारे विद्यार्थी बीन के बाद नोट लगाते हैं, ये गलती आपको नहीं करनी है। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज, हैव आएगा, फिर नोट आएगा, फिर बीन आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, फिर उसके साथ आईएनजी लगेगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ये फॉर्मेशन होती है नेगेटिव सेंटेंस में। तीसरे प्रकार की बनावट है, पहले हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव पहले लगेगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके साथ आईएनजी, फिर उसके साथ ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मेशन लगती है इंटरोगेटिव सेंटेंस में। जब किसी सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है तो वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य बन जाता है। और जो 4th नंबर की जो बनावट है या 4th नंबर की जो फॉर्मेशन है सेंटेंस की, उसमें 2 सेंटेंस को मिलाकर बनाया जाता है। पहला उसमें होता है इंटरोगेटिव और दूसरा होता है उसमें नेगेटिव। ऐसा वाक्य जो प्रश्नवाचक वाक्य भी हो और नकारात्मक वाक्य भी हो। इसमें फॉर्मेशन सेंटेंस की फॉर्मेशन होती है हैज या हैव पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी और फिर उसके साथ ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटरोगेशन। ये फॉर्मेशन इस सेंटेंस के लिए होती है। अब इसमें 2 वर्ड प्रयोग होते हैं। पहला वर्ड है निश्चित समय के लिए सिंस लगता है, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, स्टार्ट फ्रॉम 10 AM टू 12 PM। अब इस तरह का जो निश्चित समय होता है उसको दर्शाने के लिए सिंस वर्ड का प्रयोग होता है। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अब मॉर्निंग एक निश्चित समय होता है, इसके लिए सिंस वर्ड का प्रयोग हुआ है। इसी तरह अनिश्चित समय के लिए फॉर शब्द का प्रयोग होता है, जैसे 2 घंटे से वर्षा हो रही है। अब 2 घंटे कौन से 2 घंटे पता नहीं लगता हमें, कौन से 2 घंटे, 8 बजे से 10 बजे तक, 10 बजे से 12 बजे तक, 12 से 2 बजे तक। और अनिश्चित समय को दर्शाने वाले समय के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। अब एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे, दे हैव नॉट बीन वर्किंग फॉर 2
आवर्स, वे 2 घंटे से कार्य नहीं कर रहे हैं। अभी हमें पता नहीं कौन से 2 घंटे, 8 बजे से 10 बजे वाला, 10 बजे से 12 बजे वाला, हमें अनिश्चित समय है, इसलिए इसके साथ फॉर वर्ड का प्रयोग किया जाता है। मैंने पहले भी बताया था कि सब्जेक्ट जब आई, यू, वी, दे और प्लूरल हो तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग होता है, और जब सब्जेक्ट ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन हो तो हैज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब इसके हम अनुप्रयोग को देखते हैं, यूजेस। ये टेंस कहाँ कहाँ लगता है। पहला इसका है टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट बिगिन इन द पास्ट इज स्टिल कंटिन्यूइंग। अभी आपने जो पहले वाला टेंस था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसमें भी ये प्रयोग आया था और उसमें कहा गया था कि ऐसा कार्य को दर्शाने के लिए जो भूतकाल में शुरू हुआ हो और अब भी चल रहा हो। अब फॉर एग्जांपल के लिए शी हैज बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स, वह आपका 2 घंटे से इंतजार कर रही है। अब देखो अनिश्चित समय था 2 आवर्स, अब हमें पता नहीं कौन से 2 घंटे से, और पिछले 2 घंटे से शुरू हो रहा है तो भूतकाल का पास्ट टेंस का भी जिक्र इसमें है, यानी कार्य पास्ट से शुरू हुआ, 8 बजे शुरू हुआ और अब मान लीजिए 10 बजे का समय हो गया या 9 बजे का समय हो गया, तो वो कार्य प्रारंभ हुआ था भूतकाल में, पास्ट में, और अब भी चल रहा है। वेट करने का कार्य पास्ट में शुरू हुआ, स्टार्ट हुआ और अभी भी चल रहा है। दूसरा एग्जांपल देखिए, दे हैव बीन प्लेइंग एट कार्ड सिंस 10 AM। अब इसमें निश्चित समय है 10 AM, ये निश्चित समय है इसलिए इसमें सिंस वर्ड का प्रयोग हुआ और ये कार्य भी भूतकाल में शुरू हुआ और अब भी चल रहा है। दे हैव बीन प्लेइंग एट कार्ड सिंस 10 AM, 10 बजे शुरू किया उन्होंने और अभी, अब मान लीजिए 12 बजे हैं, अभी भी वो कार्य चल रहा है। अब दूसरा इसका प्रयोग है वो है फॉर हाउ लॉन्ग एंड सिंस व्हेन। ये फ्रेज आपको मिले तो समझ लीजिए वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाएगा। इसका एग्जाम्पल आप देखिए, फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन सिटिंग हियर, तुम कितने समय से यहाँ बैठे हो। अब इसमें हैव यू आया क्योंकि इसमें यू सब्जेक्ट है इसलिए उसके साथ हैव लगता है। दूसरा एग्जांपल देखिए सिंस वाला, सिंस व्हेन हैज ही बीन लिविंग इन दिस हाउस, वह कितने समय से, पिछले कितने, कब से इस घर में रह रहा है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। पहले इस सेंटेंस की फॉर्मेशन देखिए, बनावट। 4 तरह के वाक्य होते हैं। पहला वाक्य होता है साधारण वाक्य जिसको इंग्लिश में असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। दूसरा वाक्य होता है नेगेटिव सेंटेंस जिसको नकारात्मक कहते हैं। तीसरा सेंटेंस होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसको प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। और चौथा वाक्य तीसरे और दूसरे से मिलकर बनता है जिसको हम इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस के रूप में लेते हैं। इसकी फॉर्मेशन आप देखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, एस आता है सब्जेक्ट के लिए, फिर प्लस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी और फिर प्लस में ऑब्जेक्ट आएगा। एक सेंटेंस में 3 चीजें होती हैं, SVO, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मेशन होएगी साधारण वाक्य में। दूसरा जो इसकी बनावट है उसमें आप देखेंगे सब्जेक्ट, फिर डिड और फिर नॉट और फिर वर्ब की पहली फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। इस फॉर्मेशन को कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। यहाँ ये देखने वाली बात है कि जब साधारण वाक्य होता है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, परंतु जब नेगेटिव सेंटेंस होता है, जब नकारात्मक वाक्य होता है तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह आप तीसरी बनावट देखिए, तीसरे सेंटेंस की फॉर्मेशन देखिए, डिड पहले लगेगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, फिर प्लस में ऑब्जेक्ट आएगा, फिर साइन ऑफ इंटेरोगेशन आएगा और ये फॉर्मेशन बनेगी इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। यहाँ आप देखेंगे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में और नेगेटिव सेंटेंस में जहां पर डिड का प्रयोग हो रहा है, डिड या डिड नॉट का प्रयोग हो रहा है, वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है। इसीलिए ये टेंस पिकुलियर टेंस कहलाता है। ये विचित्र टेंस इसलिए कहलाता है क्योंकि इसके साधारण वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। और यहाँ मैंने नोट में भी लिखा है कि वी यूज्ड फर्स्ट फॉर्म इन नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। हम नकारात्मक वाक्य में और प्रश्नवाचक वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, यानी उसमें डिड का प्रयोग होता है। जिन सेंटेंस में डिड
डिड का प्रयोग होता है वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ये इसकी बनावट है। अब मैं इस फॉर्मेशन के आपको 3 एग्जाम्पल रख रहा हूं आपके सामने। पहला सेंटेंस है डिड यू गो टू द थिएटर लास्ट नाइट। अब यहाँ देखिए यू के पहले डिड लगा हुआ है, इसका मतलब है, और लास्ट में आप देखेंगे साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा हुआ है। इसका मतलब स्पष्ट है, ये स्पष्ट है, ये क्लियर है कि ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है। इसलिए डिड यू गो वर्ब की फॉर्म गो आई, गो पहली फॉर्म है, गो वेंट गोन, गो पहली फॉर्म है, इसलिए डिड यू गो वर्ब की पहली फॉर्म आई। दूसरा वाक्य देखिए, दूसरा सेंटेंस देखिए, नो आई डिड नॉट गो टू द थिएटर। थिएटर होता है सिनेमा हॉल। नो मैं थिएटर नहीं गया। आई डिड नॉट, अब ये शुरू में इस सेंटेंस में नो लगा हुआ, इसका मतलब नेगेटिव वाक्य है। आई डिड नॉट गो टू द थिएटर, मैं थिएटर नहीं गया, तो ये वाक्य भी नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ डिड लगा हुआ है और डिड नॉट आने के कारण वर्ब की पहली फॉर्म आई, इसलिए यहाँ गो आया। गो वर्ब की पहली फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। तीसरा सेंटेंस देखिए, आई वेंट टू द क्लब। अब वो उसी ऊपर वाले प्रश्न का ही जवाब देता जा रहा है। आई वेंट टू द क्लब, मैं थिएटर नहीं गया, क्लब गया था। आई अब ये वाक्य साधारण वाक्य है। ये वाक्य कैसा है? साधारण वाक्य है, इसलिए इसके साथ आई के साथ गो की दूसरी फॉर्म, गो का दूसरा रूप, गो वेंट गोन, गो की दूसरी फॉर्म लगी वेंट, WENT है, WANT नहीं, वांट होता चाहना, ये वेंट है, गो वेंट टू दी क्लब। अब इस टेंस के प्रयोग देखिए, ये कहाँ कहाँ लगता है, इस टेंस का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करें। सबसे पहला है इसका टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट, ऐसे कार्य को अभिव्यक्त करने के लिए, ऐसे कार्य को दर्शाने के लिए जो भूतकाल की आदत हो, जो भूतकाल में आदतन किया गया हो। एग्जाम्पल के रूप में आप देखिए, व्हेन आई वाज एट जयपुर। अब देखो When I was at Jaipur, I was past tense आ रहा है, तो इसका मतलब भूतकाल है। When I was at Jaipur, I get up at 5 in the morning, मैं 5 बजे उठ जाता था, and went for a walk, और वॉक के लिए, सैर को जाया करता। went and went, WENT, गो की दूसरी फॉर्म went। और दूसरा प्रयोग देखिए, कुछ वर्ड्स हैं, आपको कहीं भी वो वर्ड्स दिखाई दे तो समझ लेना कि वहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाएगा। वो वर्ड है पहला एगो, एगो पहले होता, एगो का अर्थ होता है पहले। यस्टरडे, यस्टरडे का अर्थ होता है बीता हुआ कल। लास्ट अंतिम, और आखिरी कोई सन दे रखा हो, जैसे 1978, 1985, 1950, कोई भी सन दे रखा हो, ये जो सन है, ये 3 वर्ड और ये सन इस तरह के आपको दिखाई दे तो आप समझ लेना कि इसमें पास्ट सिंपल टेंस लगेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगेगा। अगर वाक्य साधारण है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, वाक्य नेगेटिव है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नेगेटिव और इंटरोगेटिव है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अब इसका एग्जांपल देखिए, ही पास्ड हिज BA इन 1978। अब देखो इस सेंटेंस में पहचान हमें मिल गई, ऊपर वाली पहचान हमें स्पष्ट दिखाई दे रही। 1978, 78 की जगह मान लीजिए 75 होता, 70 होता, 65 होता, 54 होता, कोई भी सन हो सकता है। तो ये हमें दर्शाता है कि यहाँ जो वर्ब है पास, ये ब्रैकेट में अगर वो पास की जगह खाली जगह होती, स्पेस ब्लैंक होता और ब्रैकेट में पास लिखा होता तो यहाँ पास्ड आएगा, यानी ये साधारण वाक्य है और इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। ही पास्ड हिज BA इन 1978। दूसरा सेंटेंस देखिए, दे लेफ्ट फॉर आगरा यस्टरडे। अब इस सेंटेंस में भी जो वर्ड हमने बताया था वो वर्ड यहाँ है, और उस वर्ड को देखकर हमें लगता है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ लगेगी। लीव होता है LEAVE, लीव होता है रवाना होना, जाना। दे लेफ्ट, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, दे लेफ्ट फॉर आगरा यस्टरडे। हमने लेफ्ट वर्ब का प्रयोग, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि इसमें यस्टरडे वर्ड था। तीसरा सेंटेंस देखिए, शी रोट ए लेटर टू हर सन लास्ट इवनिंग। अब इसमें वर्ड जो हम दिखाना चाह रहे हैं वो वर्ड आ गया लास्ट इवनिंग, लास्ट वर्ड आ गया, इसलिए राइट की सेकंड फॉर्म, राइट वर्ब की सेकंड फॉर्म रोट लगा। शी रोट, WROT, रोट ए लेटर टू हर सन लास्ट इवनिंग। लास्ट वर्ड आ गया, यस्टरडे आ गया, कोई सन आ गया, कोई और वर्ड एगो आ जाए तो समझ लें वहां वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, अगर वाक्य साधारण है। अगर वाक्य इंटेरोगेटिव और नेगेटिव है तो उसके अनुसार
अनुसार डिड और वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। पास्ट टेंस का दूसरा जो फॉर्म है, वो दूसरा टेंस है, वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, इसकी आप बनावट देखेंगे, इसकी आप फॉर्मेशन देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा और किस तरह से इसकी फॉर्मेशन होगी। सबसे पहले सब्जेक्ट मिलेगा, फिर वाज वर होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज वर, फिर उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म और उसके साथ आईएनजी जुड़ेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। ये रूप मिलेगा आपको साधारण वाक्य में, असर्टिव सेंटेंस में। वाक्य साधारण होगा तो वर्ब सब्जेक्ट वाज वर्ब में से कोई एक अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर वर्ब की पहली फॉर्म, फिर आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहली फॉर्मेशन है। फिर है पास्ट कंटिन्यूअस की दूसरी फॉर्मेशन, सब्जेक्ट मिलेगा, फिर वाज वर हेल्पिंग वर्ब में से कोई एक लगाना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर नोट लगेगा, फिर वर्ब की पहली फॉर्म, उसके साथ आईएनजी जुड़ेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा और फिर स्टॉप आएगा और ये सेंटेंस बन गया नेगेटिव सेंटेंस। ये फॉर्मेशन होगी नेगेटिव सेंटेंस में। तीसरा जो फॉर्मेशन है, बनावट है, उसमें हेल्पिंग वर्ब वाज वर सब्जेक्ट से पहले लगेगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर आईएनजी लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा और ये फॉर्मेशन में बनेगी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। चौथा रूप है वो है कि वाज वर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नोट लगेगा, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों फॉर्मेशन को लागू होती है इसमें। फिर नोट आएगा, फिर वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, फिर आईएनजी उसके साथ जुड़ेगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगेगा। इस फॉर्म को, इस रूप को, इस फॉर्मेशन को हम कहते हैं इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। ऐसा वाक्य जो प्रश्नवाचक भी हो और नकारात्मक भी हो उसे कहते हैं इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। यहाँ आप एक बात और समझने की है, वो बात ये है कि किस के साथ हम वाज लगाएं और किसके साथ वर लगाएं। तो जब सब्जेक्ट वी, यू, दे और प्लूरल हो, प्लूरल माने एक से ज्यादा, जैसे बॉयज, गर्ल्स, रूम्स, टीचर्स, पेरेंट्स, बर्ड्स, टेबल्स, चेयर्स, एक से ज्यादा वर्ड हो, उनको कहते हैं प्लूरल। प्लूरल सब्जेक्ट हो तब उसके साथ लगता है वर। नंबर 2, वो सब्जेक्ट जिनमें आई, ही, सी, इट और कोई सिंगुलर वर्ड जैसे टेबल, चेयर, टीचर, ब्लैक बोर्ड, एक रूम, एक वर्ड हो, सिंगुलर हो, उसके साथ लगता है वाज। इट इज क्लियर? वाज कहाँ लगेगा और वर कहाँ लगेगा, फिर से सुन लीजिए। यू, वी, दे और प्लूरल वर्ड्स के साथ वर लगता है। आई, ही, सी, इट और सिंगुलर वर्ड्स के साथ वाज लगता है। अब इस बात को एग्जाम्पल के द्वारा आप समझ लीजिए। पहला सेंटेंस, द बॉयज वर टेकिंग ए टेस्ट इन इंग्लिश। लड़के अंग्रेजी का टेस्ट दे रहे हैं। अब यहाँ बॉयज वर्ड है, ये सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है, इसलिए इसके साथ वर लगा हुआ है। बॉयज वर टेकिंग ए टेस्ट इन इंग्लिश। दूसरा सेंटेंस, सी वॉज नॉट वीपिंग, वह नहीं रो रही थी। सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ वाज और ये वाक्य नेगेटिव है, नॉट वीपिंग। सी के साथ वाज लगा हुआ है, ये हम पहले बता चुके हैं आपको। फिर देखिए तीसरा सेंटेंस, वर दे। अब दे के साथ हमें पहले ही बताया कि वर लगता है। वर दे नॉट मेकिंग ए नॉइज, ये वाक्य प्रश्नवाचक भी है और नकारात्मक भी है, इसलिए वर दे से पहले, फिर नॉट और फिर मेकिंग ए नॉइज, इसलिए दे के साथ वर लगा। और चौथा वाक्य है, वाज ही पल्किंग फ्लावर्स। अब ही सब्जेक्ट है, ही के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज लगती है और ये वाक्य इंटरोगेटिव है, इसलिए वाज ही से पहले लगा हुआ है। ही से पहले वाज रखा हुआ है। वाज ही पल्किंग फ्लावर्स, क्या वह फूल तोड़ रहा था। ये था इसकी फॉर्मेशन, ये थी इसकी फॉर्मेशन। अब इसके प्रयोग देख लीजिए। ये सेंटेंस कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, इसका अनुप्रयोग कहाँ कहाँ होता है। पहला प्रयोग है, टू एक्सप्रेस वन एक्शन वाज इन प्रोग्रेस वाइल द अदर एक्शन टुक प्लेस। एक कार्य पहले ही चल रहा हो, प्रगति में हो और उसी समय दूसरा कार्य भी होना शुरू हो जाए,
तो ऐसे सेंटेंस में पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझिए, देखिए। माई मदर वाज कुकिंग द फूड। अब माँ खाना बना रही थी, मेरी माँ खाना बना रही थी। व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा। यानी पहले से कार्य चल रहा था, वो कार्य था भोजन बनाने का था, भोजन पकाने का था जब वो घर पहुंचा। दूसरा सेंटेंस के माध्यम से देखिए। आई वाज स्लीपिंग व्हेन माई फ्रेंड टेलीफोन टू मी। जब मेरे दोस्तों ने मुझे फोन किया तब मैं सो रहा था। क्या कार्य पहले से था? सोने का कार्य पहले से था, प्रोग्रेस में था जब उनके दोस्तों ने फोन किया। तीसरे वाक्य में आप देखेंगे, द सन वाज शाइनिंग व्हेन वी वेंट आउट। सूर्य चमक रहा था जब हम बाहर गए। अब सूर्य का जो चमकने का कार्य था वो पहले से प्रोग्रेस में था, व्हेन वी वेंट आउट, जब हम बाहर निकले। चौथे वाक्य में देखिए, व्हेन शी वाज पीलिंग द पोटैटोज शी कट हर फिंगर। जो पोटैटो होता है आलू, और पीलिंग होता है छीलना, उबालने के बाद आलू को हम छीलते हैं। व्हेन शी वाज पीलिंग द पोटैटो, जब वो आलूओं को छील रही थी तब उसने अपनी फिंगर को काट लिया। और पांचवें सेंटेंस में आप देखेंगे, व्हेन आई रीच्ड हिज हाउस, जब मैं उसके घर पहुंचा। शी वाज हैविंग हिज ब्रेकफास्ट, वह अपना नाश्ता ले रहा था। कार्य एक्शन इन प्रोग्रेस वाज टेकिंग ब्रेकफास्ट व्हेन ही रीच्ड हिज हाउस। ये था पहला प्रयोग। दूसरा प्रयोग, टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच वाज कंटिन्यूइंग एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट। कोई ऐसा कार्य जो भूतकाल के कुछ समय से पहले से चलता आ रहा था और अब भी चल रहा है। एग्जाम्पल के द्वारा इसे समझिए। द फायर वाज बर्निंग, आग जल रही थी। व्हेन वी केम इन, जब हम अंदर आए तो आग जलती, यानी आग जलने का कार्य कुछ समय पास्ट में पीछे से शुरू हुआ जो अब भी चल रहा था। अगला सेंटेंस, ही वाज टेकिंग लंच व्हेन आई वेंट टू सी हिम। वह अपना लंच ले रहा था जब हम, व्हेन आई वेंट टू सी हिम, जब मैं उसे मिलने गया। यानी जब मैं उसे मिलने गया उससे पहले कार्य कौन सा प्रोग्रेस में है? लंच लेने का, वो पहले से चल रहा है। और तीसरा इसका प्रयोग है, टू एक्सप्रेस टू और मोर एक्शंस हैपनिंग साइमल्टेनियसली। एक साथ साथ दो कार्य हो रहे हैं। ऐसे सेंटेंस में पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के द्वारा इसको समझिए। व्हाइल शी वाज राइटिंग ही वाज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो। जब वह लिख रही थी तो वह विंडो से बाहर झांक रहा था। दो कार्य साथ साथ हो रहे, लिखने का कार्य और बाहर देखने का, विंडो से, खिड़की से बाहर देखने का कार्य, दोनों साथ साथ हो रहे हैं। दूसरे सेंटेंस में, वाई अदर्स वर वाचिंग द टीवी। जब दूसरे घर के लोग टीवी देख रहे थे, राम वाज स्टडिंग इन हिज रूम। राम अपने कमरे में अध्ययन कर रहा था। दो कार्य साथ साथ हो रहे हैं। एक तरफ घर के दूसरे सदस्य टीवी को देख रहे हैं और राम उसी समय अपना अध्ययन, अपने कमरे में अपना अध्ययन कर रहा है। पास्ट परफेक्ट टेंस की जो फॉर्मेशन है वो आप देखेंगे तो इसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट मिलेगा। सब्जेक्ट के बाद हेड हेल्पिंग वर्ब लगेगी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मेशन बनती है साधारण वाक्य में, असर्टिव सेंटेंस में। इस टेंस में हेल्पिंग और हेड ही रहती है, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो। सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट और सिंगुलर और प्लूरल कुछ भी हो, सभी के साथ हेड ही हेल्पिंग वर्ब लगती है। दूसरी बनावट देखिए, सब्जेक्ट मिलेगा, फिर हेड होगा, फिर उसके बाद नोट लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ये फॉर्मेशन आपको मिलेगी नेगेटिव सेंटेंस में। और तीसरे प्रकार की जो फॉर्मेशन है वो बनती है इंटरोगेटिव सेंटेंस में। वो है सब्जेक्ट से पहले जब हम हेल्पिंग वर्ब को रख देते हैं तो वो वाक्य इंटरोगेटिव हो जाता है। हेड पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर प्लस में ऑब्जेक्ट, उसके बाद साइन ऑफ इंटरोगेशन। ये फॉर्मेशन आपको मिलेगी प्रश्नवाचक वाक्य में। और जो चौथे प्रकार की जो बनावट है उसमें इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंसों को मिलाकर बनाया जाता है। इसमें जो बनावट होती है वो होती है हेड प्लस में सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर साइन ऑफ इंटरोगेशन। ये बनावट मिलेगी आपको प्रश्नवाचक वाक्य और नकारात्मक वाक्य में। आप इन चार फॉर्मेशंस को नीचे दिए गए एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ सकते हो। पहला एग्जाम्पल है, आई हैड नॉट सीन यू बिफोर। अब देखिए ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें नोट का प्रयोग हो रहा है
आई हैड नॉट सीन यू बिफोर। सब्जेक्ट कुछ भी हो तो उसके साथ हैड ही लगेगा। दूसरे एग्जाम्पल से देखिए, हैड ही लेफ्ट व्हेन यू केम। अब इस सेंटेंस में ये सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि सब्जेक्ट से पहले हैड हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है। हैड ही लेफ्ट व्हेन यू केम। और तीसरा सेंटेंस आप देखिए, राम हैड ऑलरेडी स्टडीड लेसन नंबर 1। राम ने लेसन नंबर 1 का अध्ययन पहले ही कर लिया था। अब इस टेंस के प्रयोग आते हैं, यूजेज आते हैं। यूजेज को आप देखेंगे, ये टेंस कहाँ कहाँ प्रयोग होता है वो देखिए। पहला इसका है, इट एक्सप्रेसेस एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन टुक प्लेस। ऐसे कार्य को दर्शाने के लिए जो काम दूसरे काम होने से पहले पूर्ण हो चुका हो और दूसरा कार्य बाद में हुआ हो। यानी हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जब एक वाक्य में दो कार्य हो रहे हों तो जो कार्य पहले संपन्न हो रहा हो उसमें हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट परफेक्ट टेंस लगेगा, और जो काम बाद में संपन्न हो रहा है, बाद में पूरा हो रहा है, उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगेगा यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रयोग की जाएगी। अब आप इस बात को नीचे दिए गए एग्जाम्पल के माध्यम से भी अच्छे से समझ सकते हो। पहला सेंटेंस, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी रवाना हो चुकी थी। अब देखिए, जो काम पहले हुआ है उसमें हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। गाड़ी पहले गई है, गाड़ी पहले रवाना हुई है, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी है। तो द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन, मैं बाद में पहुंचा हूं तो आई रीच्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म। इस जो बिफोर के बाद वाला पोर्शन है उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है, और जो काम पहले पूर्ण हुआ है उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हुआ है। और उदाहरण के द्वारा आप देखिए, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो पहला कौन सा कार्य हुआ? रोगी का मरना। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। जो काम बाद में हुआ उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा, और जो काम पहले होगा उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाएगा। तीसरे एग्जाम्पल से देखिए, द बेल हैड रंग बिफोर आई रीच द स्कूल। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। तो घंटी बजने का कार्य पहले संपन्न हुआ, इसलिए द बेल हैड रंग बिफोर आई रीच द स्कूल। अब इस टेंस का जो दूसरा प्रयोग है वो देखिए। आपको सेंटेंसेस में कुछ वर्ड्स मिलेंगे, उन वर्ड्स को आप पहचान लीजिए। अगर वो वर्ड कहीं हो तो वहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है, और वो वर्ड हैं द वर्ड्स लाइक स्टिल, बिफोर, नेवर, ऑलरेडी। ये चार वर्ड हैं जिनमें पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। इसी बात को आप एग्जाम्पल के द्वारा समझिए। शी हैड नेवर सीन सच ए टेरिबल साइट बिफोर। अब देखिए, इसमें बिफोर आ रहा है, नेवर आ रहा है। दो वर्ड्स पहचान के लिए आपको मिल रहे हैं। इस सेंटेंस में आप देखेंगे तो आपको ऊपर दिए गए जो चार वर्ड्स हैं उनमें से दो का प्रयोग यहाँ हो रहा है। इसलिए इस टेंस में अगर आपको ब्लैंक स्पेस मिले और करेक्ट वर्ब की फॉर्म भरनी हो तो आप क्या भरेंगे? हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब है इसमें सी, तो यहाँ आएगा हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म सीन। सी हैड नेवर सीन सच ए टेरिबल साइट बिफोर। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, द मदर हैड ऑलरेडी कुक्ड द फूड। अब इसमें जो ऊपर दिए गए शब्द थे उन वर्ड्स में एक वर्ड्स आ रहा है ऑलरेडी, इसलिए इस सेंटेंस में भी हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, इसीलिए हैड और कुक्ड यहाँ प्रयोग किया गया है। तीसरा प्रयोग, इस टेंस का तीसरा प्रयोग है वो है टू एक्सप्रेस एन अनफुलफिल्ड एक्शन। ऐसे कार्य को दर्शाने के लिए जो पूर्ण नहीं हुआ हो, अपूर्ण हो, अनफुलफिल्ड हो। अब इस बात को आप उदाहरण के माध्यम से समझिए। इफ शी हैड वर्कड हार्ड शी वुड हैव पास्ड। अब इसको हम दूसरे रूप में कंडीशनल सेंटेंस भी कह सकते हैं। इफ क्लॉज में पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है और दूसरी तरफ
वुड हैव का प्रयोग होता है। अब इफ वाले क्लॉज में आप देखेंगे इफ शी हैड वर्क हार्ड, यदि उसने कठिन परिश्रम किया होता तो वह पास हो गया होता। इफ वाले क्लॉज में हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग की जाएगी। ऐसे सेंटेंस आपको मिले तो आप उसमें कैसे करेंगे कि जहां वर्ब दे रखी हो ब्लैंक स्पेस और फिर ब्रैकेट में वर्ब दे रखी होगी उसके साथ आप हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करें। दूसरा एग्जांपल देखिए, इफ यू हैड कम इन टाइम वी वुड हैव टेकन यू विद अस, यदि तुम समय पे यहाँ पहुंच गए होते तो हम तुम्हें अपने साथ ले गए होते। जहां इफ वाला क्लॉज है उसमें हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड कम, केम कम तीसरी फॉर्म। तीसरा एग्जांपल देखिए, आई विश आई हैड बीन रिच, इसमें भी आई हैड बीन, बी वाज बीन, बी के तीन रूप, बी वाज बीन, हैड और बी का तीसरी फॉर्म बी वाज बीन प्रयोग हुआ है। इस टेंस का चौथा प्रयोग देखेंगे वो है टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैपेंड अर्लियर इन द पास्ट फॉर्म अ पॉइंट ऑफ टाइम। ऐसा टेंस जिसमें समय दर्शा रखा हो उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे बाय आफ्टरनून ही हैड कंप्लीटेड मच वर्क, अब इसमें समय दर्शा रखा बाय आफ्टरनून, दोपहर तक वह अपना लगभग ज्यादा काम पूर्ण कर चुका था। दूसरे सेंटेंस में एट 9 PM, रात्रि के 9 बजे तक ऑल द मेंबर्स हैड कम, सभी सदस्य पहुंच चुके थे। ये था आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। अब हम अगला पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है उसको भी साथ साथ करेंगे। उस टेंस को देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की जो फॉर्मेशन है वो इस प्रकार से है। साधारण वाक्य में सब्जेक्ट प्लस में हैड प्लस में बीन प्लस में वर्ब की पहली फॉर्म और उसके साथ आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप, ये फॉर्मेशन रहती है साधारण वाक्य में असर्टिव सेंटेंसेस में। दूसरी फॉर्मेशन है सब्जेक्ट प्लस में हैड प्लस में नोट प्लस में वर्ब की पहली फॉर्म फिर आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मेशन मिलेगी आपको नेगेटिव सेंटेंसेस में। तीसरे प्रकार की बनावट होती है हैड, हेल्पिंग वर्ब हैड है वो सब्जेक्ट से पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की पहली फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर साइन ऑफ इंटरोगेशन। ये फॉर्मेशन होती है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। और लास्ट जो चौथी है वो है इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस की। इसमें पहले हेड होता है, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नोट आएगा, फिर बीन आएगा, फिर वर्ब की पहली फॉर्म आएगी और फिर आईएनजी लगेगा और फिर ऑब्जेक्ट लगेगा और उसके बाद साइन ऑफ इंटरोगेशन का चिन्ह लगेगा। ये फॉर्मेशन मिलेगी आपको इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर। यहाँ एक बात देखने की है कि बहुत सारे विद्यार्थी जब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वो नोट को बीन के बाद रखते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, नोट हमेशा बीन से पहले आता है। अब इन चारों फॉर्मेशंस को आप एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ सकते हैं। पहला एग्जाम्पल है दे हैड बीन वर्किंग इन द फील्ड फॉर मैनी हावर्स, वो काफी घंटों से अपने खेत में काम कर रहे थे, से रहा था, इस तरह की सेंसेस में निकलेगी। और यहाँ ये भी बताना उचित है कि सिंस आता है निश्चित समय के लिए और फोर आता है अनिश्चित समय के लिए। अब मैनी हावर्स है, हमें पता नहीं कौन से हावर्स, बहुत सारे घंटे, कौन से बहुत सारे घंटे में अनिश्चित समय है इसलिए फोर है। दूसरा एग्जाम्पल इट हैड नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से वर्षा नहीं हो रही थी। अब ये मॉर्निंग का समय निश्चित है इसलिए सिंस आया है। इट हैड नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। और तीसरा एग्जाम्पल है हैड यू बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 hours, क्या तुम मेरे लिए 2 घंटे से इंतजार कर रहे थे। अब देखो इसमें 2 बार फोर का प्रयोग हुआ, एक फोर आया है फॉर मी के लिए और एक फोर है समय के लिए 2 hours के लिए। इसका प्रयोग देखिए, इसका एक ही प्रयोग है और वो है इट एक्सप्रेसेस लॉन्गर एक्शन इन द पास्ट बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट, यानी भूतकाल भी भूतकाल टेंस है ये, यानी एक भूतकाल में कोई कार्य लंबे स्तर पर चल रहा है और उसके बाद कोई कार्य होता है तो उसके लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए दे हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 hours बिफोर देयर फ्रेंड्स केम। अब दूसरा काम हुआ है दोस्तों को आने का, उससे पहले वो काफी समय से फॉर 2 hours 2 घंटे से खेल रहे थे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसकी फॉर्मेशन सबसे पहले सब्जेक्ट
उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल और शैल, फिर वर्ब की पहली फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये रूप होता है साधारण वाक्य में, असर्टिव सेंटेंसेज में। दूसरी फॉर्मेशन सब्जेक्ट, फिर विल और शैल, हेल्पिंग वर्ब में से कोई एक, उसके बाद नोट, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ये रूप मिलेगा आपको नेगेटिव सेंटेंसेज में। तीसरे प्रकार का रूप होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। इसमें विल और शैल जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट से पहले रखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म आती है और फिर ऑब्जेक्ट लगता है और उसके बाद साइन ऑफ इंटरोगेशन का प्रयोग किया जाता है। ये फॉर्मेशन इंटेरोगेटिव सेंटेंस में मिलती है। और लास्ट फोर्थ नंबर पर जो है वो है इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों को मिलाकर। इसमें विल और शैल हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखेंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर नोट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म लगाई जाएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और फिर साइन ऑफ इंटरोगेशन का प्रयोग करेंगे। ये रूप आप में को मिलेगा इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में। यहाँ एक बात समझने की है, हेल्पिंग वर्ब विल और शैल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन में आते हैं आई और वी, इनके साथ हमेशा शैल लगता है। सेकंड पर्सन में आता है यू, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में आते हैं ही, सी, इट और दे, इनके साथ हमेशा यू का प्रयोग होता है। यदि ये रूप बदल जाए, फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ शैल की जगह विल लगे और सेकंड पर्सन यू, ही, सी, इट और दे की जगह शैल लगे, तो इसका अर्थ होता है कि वो मॉडल के रूप में प्रयोग किया गया है। इस बात को अब एग्जाम्पल के द्वारा आप समझ लीजिए। पहले एग्जाम्पल है आई शैल प्ले हॉकी। अब आई सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन है, इसलिए इसके साथ शैल लगेगा। आई शैल प्ले हॉकी, मैं हॉकी खेलूंगा। दूसरा सेंटेंस देखिए, वी शैल नॉट सी द पिक्चर टूडे। अब वी फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है, इसके साथ शैल का प्रयोग है और ये वाक्य नेगेटिव है। वी शैल नॉट सी द पिक्चर टूडे, आज हम फिल्म नहीं देखेंगे। तीसरा सेंटेंस देखिए, विल यू गो टू स्कूल टूडे। अब यहाँ सेकंड पर्सन यू सब्जेक्ट है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग होगा। विल यू गो टू स्कूल टूडे, क्या तुम आज स्कूल जाओगे? और ये वाक्य इंटरोगेटिव वाक्य बनता है। और चौथा सेंटेंस देखिए, विल दे नॉट कम हेयर सून। अब यहाँ सब्जेक्ट दे है, थर्ड पर्सन का प्लूरल है, इसलिए इसके साथ विल हेल्पिंग वर्ब लगी और ये वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य है। विल दे नॉट कम हेयर सून, क्या वे यहाँ शीघ्र नहीं आएंगे? ये वाक्य नकारात्मक भी था और प्रश्नवाचक वाक्य भी था। इस चारों सेंटेंसों से आपको जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फ्यूचर सिंपल टेंस की जो फॉर्मेशन है वो इसमें दर्शाई गई, इसमें दिखाई गई। अब इस टेंस का प्रयोग देखना है हमें, ये टेंस कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है। इसका पहला प्रयोग है टू शो फ्यूचर। इस टेंस के माध्यम से हम भविष्य को दर्शाते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा इसको देखिए, ही विल गो टू मुंबई नेक्स्ट वीक, वह अगले सप्ताह मुंबई जाएगा। अब इसमें जाएगा, गा, गेगी का अर्थ निकल रहा है और ये गा, गी ये दिखाते फ्यूचर समय को। गया था भूतकाल, गया है वर्तमान काल और जाएगा, जाएगी, जाएगे तो ये दिखाते हैं भविष्य को। और हमने इसका प्रयोग भी पढ़ा है टू शो फ्यूचर, भविष्य को दर्शाने के लिए इस टेंस का फ्यूचर सिंपल टेंस का प्रयोग, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। दूसरा प्रयोग देखिए, टू एक्सप्रेस द स्पीकर्स ओपिनियन अबाउट फ्यूचर। भविष्य के प्रति वक्ता का दृष्टिकोण या नजरिए को दर्शाने के लिए भी हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। एग्जाम्पल है, आई थिंक ही विल नॉट कम बैक। मैं समझता हूँ कि वह वापस नहीं आएगा। ये मैं समझता हूँ, समझना, ये स्पीकर की ओपिनियन को दर्शा रहा है। मैं समझता हूँ, मैं सोचता हूँ कि वह वापस नहीं आएगा, ये स्पीकर की ओपिनियन को दर्शा रहा है, नजरिए को दर्शा रहा है। दूसरा सेंटेंस देखिए, वी होप दैट राम विल गेट फर्स्ट डिवीजन। वी होप, हमें आशा है, हमें अनुमान है। वी होप, ये होप जो वर्ड है उसमें थिंक वर्ड था, इसमें होप वर्ड है, ये स्पीकर्स ओपिनियन को शो कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि राम को फर्स्ट डिवीजन आएगी,
या राम को फर्स्ट डिवीजन मिलेगी। इनके अतिरिक्त फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम दूसरे तरीके से भी दर्शा सकते हैं। वी कैन एक्सप्रेस द फ्यूचर इन द फॉलोइंग वेज। हम फ्यूचर टेंस को निम्नलिखित तरीकों से भी दर्शा सकते हैं। इसमें पहला है ए है बाय यूजिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के द्वारा भी दर्शाया जाता है। जब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था तो उसमें हमने बताया था कि प्लान्ड फ्यूचर को शो करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। वही बात हम यहाँ दोबारा से देख रहे हैं। आप इस बात को एग्जाम्पल के द्वारा समझिए। आवर पार्टी लीव्स फॉर आगरा टुमारो मॉर्निंग। अब जो टुमारो वर्ड है ये फ्यूचर को दर्शाने वाला शब्द है। हमारी पार्टी कल सुबह आगरा के लिए रवाना होगी, जाएगी, गए, गा, गई, ये फ्यूचर टेंस को दिखाते हैं। लेकिन इसको हम जब इसको प्रेजेंट टेंस के द्वारा इसको दर्शाते हैं। आवर पार्टी लीव्स आना चाहिए था, नियम से आना चाहिए था आवर पार्टी विल लीव, लेकिन यहाँ आ रहा है आवर पार्टी लीव्स। आवर पार्टी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए लीव्स आया। आवर पार्टी लीव्स, LEAVES, लीव्स प्रेजेंट टेंस के द्वारा हम इसको दर्शा रहे, जबकि नियम ये टुमारो वर्ड ये दर्शा रहा है कि इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस न दर्शाकर हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के द्वारा भी दर्शा सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वी स्टे देयर 2 days। वहां हम 2 दिन ठहरेंगे, ठहरेंगे, गए, गा, गे, गए, गा, गी, ये फ्यूचर टेंस को दिखा रहा है। वी स्टे, लेकिन हमने यहाँ प्रयोग किया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब स्टे। स्टे वर्ब की पहली फॉर्म है। फ्यूचर से दर्शाते तो इसमें आता विल स्टे, लेकिन हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के द्वारा दर्शा रहे हैं। वी स्टे देयर 2 days। आगे देखिए, वी एंजॉय द ब्यूटी ऑफ द ताज। वहां हम ताज की सुंदरता का आनंद उठाएंगे, गए, गा, गी, गे, ये फ्यूचर टेंस को दर्शाने वाले वाक्य हैं और इसको हम दर्शा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के द्वारा। वी एंजॉय नियम से आना चाहता वी शैल एंजॉय फ्यूचर टेंस के लिए, लेकिन इसको प्रेजेंट टेंस के द्वारा भी दर्शाया जा सकता है। वी एंजॉय द ब्यूटी ऑफ द ताज, ये एक तरीका है। इसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के द्वारा भी दर्शाया जा सकता है। दूसरा देखिए, बाय यूजिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जब हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा था उसमें हमने बताया था निकट भविष्य के फ्यूचर की योजनाबद्ध कार्य को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के द्वारा दर्शा सकते हैं। अब उसी बात को हम दोहरा रहे हैं। इस बात को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के द्वारा भी अभिव्यक्त किया जा सकता है। वो इस तरह से, देखिए एग्जाम्पल, आई एम लीविंग दिल्ली नेक्स्ट वीक। अब ये नेक्स्ट वीक जो वर्ड है ये दिखा रहे हैं, ये दर्शा रहे हैं कि ये सेंटेंस भविष्य का है। इसमें नियम से आना था आई शैल लिव दिल्ली नेक्स्ट वीक, ये नियम था इसका। लेकिन इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, आई एम लिविंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के द्वारा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, इज, एम, आर और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ING। यहाँ भी आ रहा है आई एम, आई के साथ एम लगेगा, आई एम लिविंग, LEAVING। दूसरे सेंटेंस को एग्जाम्पल से समझिए, आर यू कमिंग ऑन मंडे। क्या आप मंडे को, सोमवार को आएंगे। अब ये वाक्य भविष्य का और इसको हम दर्शा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के द्वारा। या नियम से आना चाहिए था विल यू कमिंग ऑन मंडे, बट वी शो दिस सेंटेंस दिस टाइप, आर यू कमिंग ऑन मंडे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यू सब्जेक्ट है, इसके पहले वाक्य इंटरोगेटिव है इसलिए आर पहले। क्या तुम सोमवार को आ रहे हो, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के द्वारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को दर्शाया जा रहा है। तीसरा है एक फ्रेज है गोइंग टू, इसके द्वारा भी हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को दर्शा सकते हैं। इसमें फॉर्मेशन होती है पहले सब्जेक्ट, फिर बी के 3 रूप, बी प्रेजेंट रूप, बी प्रेजेंट होता है, वाज पास्ट होता है, बीन फ्यूचर होता है, तीसरा फॉर्म होता है बी वाज बीन। तो यहाँ बी के 3 रूप है, इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब होती है, और फिर आएगा गोइंग टू, फिर वर्ब की पहली फॉर्म। अब इसको एग्जाम्पल के रूप में समझिए, आई एम गोइंग टू, आई सब्जेक्ट है, फिर अलग गया एम, इज, एम, आर में से एम, फिर गोइंग टू, ये फ्रेज हमने बताया इसका प्रयोग होगा। फिर वर्ब की पहली फॉर्म बाई, ए न्यू पेन। और चौथा है डी, बाई यूजिंग बी प्लस में टू
एक फॉर्मेशन होती है बी प्लस में टू, फिर वर्ब की पहली फॉर्म, और इसमें बी का भी इज एम आर ही होता है, इज एम आर, फिर टू लगेगा, फिर वर्ब की पहली फॉर्म। एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझिए। आई एम टू रीच स्कूल एट 7 AM। आई एम, आई के साथ एम, फिर लग गया टू, हमने ऊपर फॉर्मेशन में दिखा बी जमा टू जमा वर्ब। आई एम टू रीच स्कूल एट 7 AM। ये था हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आज हम इसी के साथ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस भी करेंगे। दूसरा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसकी फॉर्मेशन आप देखेंगे, सब्जेक्ट मिलेगा विल और सेल। फ्यूचर इंडेफिनिट की तरह ही फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल और सेल हेल्पिंग वर्ब ही लगती है, फिर प्लस में बी लगेगा, बी ई, फिर वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, और फिर आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट। ये साधारण वाक्य में इस तरह की रूप होता है, बनावट होती है सेंटेंस की। फिर होता है दूसरा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, फिर विल और सेल, और फिर नोट, और फिर बी। अब यहाँ ये देखने की जरूरत है कि बी से पहले नोट आता है। अक्सर विद्यार्थी बी को, नोट को बी के बाद लगाते हैं, ऐसी गलती नहीं करनी है आपको। इसमें पहले सब्जेक्ट होगा, फिर विल और सेल हेल्पिंग वर्ब में से कोई एक वर्ब लगेगी, फिर उसके बाद नोट आएगा, फिर उसके बाद बी लगेगा, फिर उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, और फिर उसके साथ आईएनजी जुड़ेगा, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ये बनावट आपको मिलेगी नकारात्मक वाक्य में। तीसरा प्रकार का जो बनावट होती है वो होती इंटरोगेटिव सेंटेंस की, प्रश्नवाचक वाक्य की। इसमें हेल्पिंग वर्ब विल सेल सब्जेक्ट से पहले होंगे, फिर सब्जेक्ट लगेगा, फिर बी आएगा, फिर वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, फिर आईएनजी लगेगी, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। और लास्ट जो फॉर्मेशन है, लास्ट जो बनावट है वो होती है प्रश्नवाचक वाक्य और नकारात्मक वाक्य की। इसमें हेल्पिंग वर्ब विल सेल सब्जेक्ट से पहले रखेंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नोट लगेगा, फिर बी लगाएंगे, फिर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ेंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, और फिर साइन ऑफ इंटरोगेशन लगेगा। ये बनावट आपको मिलेगी इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस में। ये तो थे इसकी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बनावट, फॉर्मेशन। अब हम इस टेंस का प्रयोग देखते हैं, ये किस तरह के वाक्यों में इसका प्रयोग करते हैं। इसका पहला प्रयोग है टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर। भविष्य का कोई दिया गया समय बिंदु पर कार्य प्रगति में हो, चल रहा हो, ऐसे वाक्यों को दर्शाने के लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। यही बात आप उदाहरण के रूप में समझिए। व्हेन यू रीच शिमला, जब तुम शिमला पहुंचोगे, इट विल बी स्नोइंग देयर, तो वहां बर्फ पड़ रही होगी। यानी जब शिमला जाओगे उससे पहले भी बर्फ गिरती आ रही है, और आप गए तब भी गिर रही थी, और आगे भी गिरती जा रही थी। तो यानी वर्क था, वो बर्फ गिरने का जो काम था वो प्रोग्रेस में था, कंटिन्यूस में था, कंटिन्यूटी में था, लगातार चल रहा था। दूसरे उदाहरण से इस बात को समझिए। एट दिस टाइम टुमारो आई शैल बी ट्रेवलिंग इन ए ट्रेन। कल मैं इस समय ट्रेन में यात्रा कर रहा हूंगा। रही होंगी, ये हिंदी के वाक्यों में अर्थ निकलता है इसका। आई शैल बी ट्रेवलिंग इन ए ट्रेन। और दूसरा इसका अनुप्रयोग है कि जब इंटरोगेटिव वाक्य होता है, जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव वाक्य का निर्माण किया जाता है, बनाया जाता है, तो उस तरह के वाक्यों से पोलाइट रिक्वेस्ट को प्रदर्शित करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट को दर्शाते हैं। अब इसी बात को उदाहरण के द्वारा समझिए। विल यू बी कमिंग विद मी, क्या मेरे साथ आ रहे हैं। अब ये विल यू, ये वाक्य इंटरोगेटिव बन गया। जब सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लग जाती है तो वो वाक्य इंटरोगेटिव हो जाता है। विल यू बी कमिंग विद मी, क्या आप मेरे साथ आ रहे हैं, क्या आप मेरे साथ आ रहे हैं, क्या आप मेरे साथ चाय ले रहे हैं, क्या आप मेरे साथ खाना खा रहे हैं। ये जो अभिव्यक्ति है ये पोलाइट रिक्वेस्ट को दर्शाती है। ये था आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसका इतना ही प्रयोग था। नेक्स्ट टेंस, इसी का तीसरा रूप फ्यूचर परफेक्ट टेंस, उसको देखिए, उसको समझिए। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बनावट देखिए। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट मिलेगा, फिर विल और सेल में से एक होगा। सेल को आपको बता ही दिया, सेल आई और वी के साथ सेल लगता है, बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग होता है। तो पहले सब्जेक्ट होगा, फिर विल और सेल में से एक होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट।
जिस तरह का सब्जेक्ट होगा उसी तरह से हेल्पिंग वर्ब विल और शैल का प्रयोग करेंगे। फिर हैव लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी आपको मिलेगी और फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। इसमें ये फॉर्मेशन मिलेगी आपको साधारण वाक्य में। दूसरा बनावट है इसकी, वो है नकारात्मक वाक्य की। इसमें आपको सब्जेक्ट मिलेगा, विल और शैल मिलेगा, फिर नोट लगाना है, फिर हैव लगाना है। हैव से पहले नोट लगेगा, वहां बी से पहले आया था, इसमें हैव से पहले नोट लगेगा। नोट लगेगा, फिर हैव लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। ये नकारात्मक वाक्यों में ये बनावट मिलेगी आपको। तीसरे प्रकार की होती है इंटरोगेटिव सेंटेंस की बनावट। उसमें शैल और विल है जो हेल्पिंग वर्ब, उसको सब्जेक्ट पहले रखते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हैव लगाते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं और उसके बाद पर्सनवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और लास्ट वन है इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस की। इसकी बनावट देखिए, विल और शैल हेल्पिंग वर्ब को पहले सब्जेक्ट पहले रखिए, फिर सब्जेक्ट को लगाइए, फिर नोट का प्रयोग कीजिए, फिर हैव लगाइए, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रखिए, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का रखिए और फिर लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन का चिन्ह लगाइए। ये आपको बनावट प्रश्नवाचक वाक्य एवं नकारात्मक वाक्य में मिलेगी। इसी बात को एग्जाम्पल के द्वारा समझ लीजिए। ही विल हैव प्लेड हॉकी, वह हॉकी खेल रहा होगा, रहा होगी, रही होगी, चुका होगा, चुकी होगी, नहीं इस तरह से इसका अर्थ निकलेगा, खेल चुकी होगी। ही विल हैव प्लेड हॉकी, वह हॉकी खेल चुका होगा, चुकी होगी, चुका होगा, इस तरह की सेंस हिंदी के वाक्यों में निकलेगी। आई शैल नॉट हैव प्लेड, मैं नहीं खेल चुका हूँ। विल द बॉयज हैव प्लेड, क्या लड़के खेल चुके होंगे, ये प्रश्नवाचक वाक्य था। शैल वी नॉट हैव प्लेड, क्या हम नहीं खेल चुके होंगे। ये तो आपको जो बनावट थी चार प्रकार की, उसके हमने एग्जाम्पल के माध्यम से चारों प्रकार की बनावट को दर्शाया, दिखाया। अब इस टेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है उस बात को समझिए। पहला प्रयोग है टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय ए गिवन फ्यूचर टाइम, भविष्य का कोई दिया गया समय तक कार्य पूर्ण हो चुका होगा। इस तरह के वाक्य को दर्शाने के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल समझिए, आई शैल हैव सोल्व द सम बाय दैट टाइम, उस समय तक मैं अपनी सवाल को हल कर चुका हूँगा। बाय द टाइम द डॉक्टर अराइव्स द पेशेंट विल हैव डाइड, जब तक डॉक्टर पहुंचता है तब तक रोगी मर चुका होगा। ये एक टाइम फ्यूचर का टाइम दे रखा है, बाय द टाइम द डॉक्टर अराइव, बाय दैट टाइम, बाय द टाइम, ये फ्यूचर का एक समय दर्शा रहा है। ऐसे वाक्यों में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। दूसरा है टू एक्सप्रेस द स्पीकर्स बिलीफ और गैस अबाउट एन एक्शन, कार्य के प्रति वक्ता का विश्वास या अनुमान दर्शाने के लिए, भविष्य के किसी भी कार्य के प्रति वक्ता का, स्पीकर का विश्वास या अनुमान दर्शाने के लिए भी इस टेंस का प्रयोग हम करते हैं। मोहन विल हैव रीच्ड दिल्ली नाउ, अब तक मोहन दिल्ली पहुंच चुका होगा। ये मेरा अभिव्यक्ता जो मोहन है उसका अनुमान है, उसका बिलीफ है, उसका विश्वास है। यू विल हैव रीड अबाउट रामायण, मेरा विश्वास है कि आप रामायण पढ़ चुके होंगे। ये अभिव्यक्ति स्पीकर्स का बिलीफ को दर्शाती है। ये था आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब इसी कड़ी में अगला एक फ्यूचर का रूप और बसता है, उसको भी देखते हैं। वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसकी फॉर्मेशन देखिए, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर विल और शैल में से एक हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होगी। आई सब्जेक्ट होगा, आई वी होगा तो शैल लगेगा, बाकी के साथ विल लगेगा। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इसको हम रखेंगे। फिर हैव आएगा, फिर बीन लगेगी, बी डब्ल्यू इन बीन, और फिर वर्ब की पहली फॉर्म और उसके साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। ये रूप मिलेगा आपको असर्टिव सेंटेंस। दूसरा नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले होगा, फिर विल और शैल में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर नोट, फिर हैव का प्रयोग, फिर बीन का प्रयोग, फिर वर्ब की पहली फॉर्म और उसके साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। ये बनावट मिलेगी आपको नकारात्मक वाक्य में। तीसरा प्रकार की बनावट मिलेगी आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस में। इंटरोगेटिव सेंटेंस में विल शैल पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर बीन, फिर वर्ब की पहली फॉर्म, फिर आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट और फिर साइन ऑफ इंटरोगेशन। ये बनावट मिलेगी आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस में। और लास्ट वन बचती है इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस की। उसमें विल शैल सब्जेक्ट से पहले रखेंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर नोट का प्रयोग करेंगे, फिर हैव लगेगा, फिर बीन लगेगा, फिर वर्ब की पहली फॉर्म आएगी और फिर उसके साथ आईएनजी लगेगा और फिर उसके साथ ऑब्जेक्ट और फिर साइन ऑफ इंटरोगेशन। ये आप बनावट मिलेगी आपको
इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में। यहाँ एक बात और आपको बताते चलें कि सिंस और फॉर वर्ड का यहाँ इसमें प्रयोग होगा। सिंस आता है डेफिनेट टाइम के लिए, निश्चित समय के लिए, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, फ्रॉम 10 to 12 AM, ये निश्चित समय के लिए आता है। और अनिश्चित समय के लिए आता है फॉरवर्ड, 2 घंटे से, 2 दिन से, 4 दिन से, ये आता है निश्चित समय के लिए फॉर। अब इसी बनावट को आप 4 उदाहरणों के माध्यम से समझ लीजिए। हरी विल हैव बीन शोइंग देम मैप्स फॉर एन आवर व्हेन द टीचर अराइव्ड। हरी उनको 1 घंटे से मानचित्र दिखा रहा था जब टीचर पहुंचा। दूसरा एग्जाम्पल, अब ये 1 घंटा था, अनिश्चित समय था तो 4 आया। दूसरा एग्जाम्पल, वी शैल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। हम 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। अब यहाँ भी 2 आवर्स है तो 4 आया। तीसरे सेंटेंस है, विल यू हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। इसमें इंटरोगेटिव बनावट है। और लास्ट वन है, विल दे नॉट हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर एन आवर। सभी में अनिश्चित समय के लिए फॉर वर्ड का प्रयोग किया गया है। अब इसका अनुप्रयोग देखिए। यूजेज में इसका एक ही प्रयोग है और वो है, दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच विल बिगिन बिफोर ए सर्टेन टाइम इन फ्यूचर। ये ऐसे भविष्य के कार्य को दर्शाने के लिए इस बार टेंस का प्रयोग किया जाता है जो विल बी कंटिन्यूइंग एट द सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, जो पहले भी काम शुरू हो रहा था और बोलते समय भी काम चल रहा था, एंड विल कंटिन्यू इवन आफ्टर दैट, और इसके बाद भी वो काम आगे लगातार चलता रहा। यानी पहले काम कोई चल रहा था, उसके बाद आगे भविष्य में भी वो चलता रहा। इस तरह के वाक्य को दर्शाने के लिए हम इस टेंस का यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। अब इसी बात को आप एग्जाम्पल के द्वारा समझिए। व्हेन यू रीच द ग्राउंड द मैच विल हैव बीन गोइंग ऑन फॉर 1 आवर। जब तुम मैदान पे पहुंचोगे तो खेल 1 घंटे से शुरू हो चुका होगा। इसका मतलब है, नोट के माध्यम से समझिए, इट मीन्स द मैच विल बिगिन 1 आवर बिफोर यू रीच। तुम्हारे पहुंचने से पहले 1 घंटे से मैच शुरू हो रहा होगा। विल स्टिल इन प्रोग्रेस एट दैट टाइम ऑफ योर रीचिंग। जब तुम वहां पहुंचे तब भी मैच चल रहा होगा। एंड विल कंटिन्यू इवन आफ्टर योर अराइवल। और तुम्हारी पहुंच के बाद भी, तुम्हारे पहुंच के वक्त भी मैच चल रहा होगा। ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के द्वारा बात दर्शाई जाती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।